डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर है वो सिंपल ही चैप्टर है। क्वेश्चंस पे कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं आते जेई में। अच्छा, सिंस अभी तुम्हारी मतलब मेरी फर्स्ट क्लास है तुम्हारे बैच में, तो थोड़े पॉइंट्स हैं जो अपन पहले ही डिस्कस कर लें कि अपनी क्लास का एम जो है वो कंसेप्ट को समझना है। किसी को भी कैसा भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा डाउट है, कोई भी चीज अगर क्लास में समझ नहीं आ रही है तो वो हैंड टू हैंड डिस्कस कर लो, बजाय उसको पेंडिंग छोड़ने के कि बाद में पूछ लेंगे या कुछ और नहीं। जो भी पॉइंट कुछ भी ऐसा लगा कि नहीं समझ आया तो हैंड टू हैंड डिस्कस कर लो। सेकंड चीज कि अपने लेक्चर नोट जो है वो प्रॉपर बनाना, अगर कुछ लोग नहीं बना रहे तो उनके लिए पर्टिकुलरली जब भी हमें रिवीजन करना होता है तो हम कभी भी जो वीडियो लेक्चर्स की तुम्हें रिकॉर्डिंग मिलेगी उनका रेफरेंस नहीं लेंगे। वीडियो लेक्चर का रिकॉर्डिंग सिर्फ इसलिए है कि बाय चांस किसी के यहाँ नेटवर्क इश्यू है और वो उस टाइम क्लास अटेंड नहीं कर पाया तो वो बाद में उनका रेफरेंस लेके अपने लेक्चर नोट्स कंप्लीट कर ले। लेकिन अगर तुम लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो तो अपने लेक्चर नोट्स हैंड टू हैंड प्रॉपर्ली बनाओ और रिवीजन के टाइम पे ओनली लेक्चर नोट्स को ही रिवाइज करो। थर्ड पॉइंट कि क्लास एंड होने के बाद जब भी तुम्हें टाइम मिले कि लेक्चर नोट्स जरूर से रिवाइज करना नेक्स्ट क्लास से पहले पहले, और इनमें जो भी तुम्हें लगता है कि कोई पॉइंट समझ नहीं आया उनको लेक्चर नोट्स में मार्क करो और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करो। तो इस तरह से तुम्हारा जो और होमवर्क जो भी मिलता है उसको टाइमली सॉल्व करते रहो। तो जो भी तुम्हारा डाउट है वो या तो हैंड टू हैंड क्लास में ही क्लियर हो जाना चाहिए या फिर वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर हो जाना चाहिए। डाउट पूछने में हेजिटेशन नहीं होना चाहिए किसी को भी किसी भी तरह का। जब भी जनरली मेरी प्रैक्टिस यही है, फैकल्टी सभी लोग शायद यही करते हैं कि कोई भी एक कंसेप्ट पहले लिया उसको समझा दिया, उस कंसेप्ट पे कुछ एग्जांपल पहले टीचर ने करा दिए और फिर कुछ एक क्वेश्चंस तुम लोगों को सॉल्व करने को दिए। तो तुम्हें वो क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, उनमें कैलकुलेशन भी कंप्लीट करनी है। कई लोग कैलकुलेशन करना अवॉइड करते हैं कि हाँ ठीक है कोई और कर लेगा बता देगा, ऐसा नहीं है। देखो जेई जो एग्जाम है, अगर तुमने रिसेंट ईयर्स के पेपर्स एडवांस के देखे हैं तो ऑब्वियसली कंसेप्ट का तो एग्जाम है ही है, कंसेप्ट तो टफ पूछता ही है एडवांस। लेकिन अभी लास्ट 3 4 5 ईयर्स से जेई ने क्या किया है, कैलकुलेशन भी थोड़ी सी बेकार देना शुरू कर दिया है। तो हमें कैलकुलेशन करने की भी प्रैक्टिस करनी है, कैलकुलेशन को फुल ग्रांटेड नहीं लेना है। ये तुमने अभी तक सिंस तुमने ऑलमोस्ट सारा कोर्स अपना कंप्लीट कर लिया है तो कैलकुलेटर वगैरह का यूज नहीं किया होगा ऑब्वियसली, बट स्टिल कि चाहे कहीं पे वन को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है या कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो उसको करो। जब भी हम क्वेश्चन का, क्योंकि अभी तुम्हारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, तुमने रिवीजन भी किया होगा, तो जब भी हम किसी भी टॉपिक का रिवीजन करते हैं तो रिवीजन के टाइम पे ओनली कंसेप्ट का रिवीजन नहीं करना है। जब भी तुम रिवीजन कर रहे हो दो चीजों को ध्यान में रखो कि हमें क्या चीज इंप्रूव करनी है। रिवीजन से पहला पॉइंट कैलकुलेशंस इंप्रूव करनी है एंड दूसरा पॉइंट टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करना है। कैसे कि जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो एक तो उस क्वेश्चन को कंप्लीट आंसर तक सॉल्व करना है, उसमें जो भी कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन कंप्लीट करनी है। और सेकंड कि सिंस रिवीजन है, तुमने कंसेप्ट को ऑलरेडी एक बार पढ़ा हुआ है, क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो फिर ये भी ट्राई क्या करो कि जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसको कम टाइम में सॉल्व कैसे करें। उसमें अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्टिव अप्रोच समझ आ रही है, हिट एंड ट्रायल समझ आ रहा है, तो उनसे भी उन वाले मेथड्स को भी रिवीजन के टाइम पे ट्राई किया करो। जब हम फर्स्ट टाइम कोई कंसेप्ट सीखते हैं तब तो हमें वो क्वेश्चन प्रॉपर मेथड से करना होता है बिकॉज हमारा एम कंसेप्ट सीखने का है। लेकिन जब अपन सेकंड टाइम कोई चीज कर रहे हैं तो फिर अपना एम है कैलकुलेशन इंप्रूव कर लें जिससे कि एग्जाम में सिली मिस्टेक ना हो। और टाइम, क्योंकि जी में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सॉल्व करना एक बात हो गई, लेकिन क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपन को टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना है। किसी को कुछ पूछना है अभी चैप्टर शुरू करने से पहले? ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन नाम से, इक्वेशन तो तुमने पहले भी कई बार डिस्कस कर ही लिया, इक्वेशन सबको पता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या एनी, अच्छा उससे भी पहले एक और चीज कि हम जनरली फंक्शन को y इक्वल टू, अभी तुम्हें कुछ नोट नहीं करना है, जो नोट करना मैं बता दूंगा। हम फंक्शन को y इक्वल टू एफ एक्स जनरली इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे x जो है ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो किसी भी इक्वेशन में अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है और डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में
कोई से भी ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ रहा है, फॉर एग्जांपल 2d² y/dx² प्लस 3y dy/dx इज इक्वल टू sin x। तो इन दिस इक्वेशन, ये एक तो पहली पहली चीज इक्वेशन है। सेकंड चीज यहाँ पे x और y यानी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उनके साथ साथ डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई से भी ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ रहा है, व्हेन सच इक्वेशंस आर कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डेफिनेशन पर लिखेंगे, इफ एन इक्वेशन इन्वॉल्व्स dependent variable, independent variable and differential coefficient of dependent variable with respect to, ये WRT is with respect to ये variable। Then that equation is called differential equation, DE शॉर्ट में लिखा है मैंने। तो जनरली हमारा x इंडिपेंडेंट और y डिपेंडेंट है, तो इसके बाद ये एग्जांपल लिखिए। तो ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन की। नेक्स्ट है टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। थ्योरेटिकल पॉइंट है इनमें से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इनमें से अपने सिलेबस में ओनली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। लेकिन मैंने फिर उसका नाम क्यों लिया, क्योंकि हम कई बार तुमने जैसे लिमिट्स वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो तुमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया होगा। पेयर ऑफ लाइन में भी हम एक पेयर ऑफ लाइन का, अच्छा तुम लोग बताओ, एक पेयर ऑफ लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने का मेथड क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन कि हम पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स वाई में एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे। तो व्हेन वी आर डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी आर ट्रीटिंग वाई एज अ कांस्टेंट, तो दैट इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। इन दिस केस क्या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे कि इन दिस केस ओनली एक्स के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट किया हुआ है। दिस इक्वेशन हैज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये तो एग्जांपल है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। लेकिन अगर कहीं दूसरे एग्जांपल में अपन बात करें कि d²y/dx² प्लस 2dy/dz इज इक्वल टू sin x, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया हुआ है, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो such equations are called partial differential equations, but these equations are not in JEE syllabus. Only ordinary differential equations जो हैं वो अपने syllabus में है। तो ये बोर्ड पे जो लिखा है वो नोट कर लें। ये एग्जांपल चलो कर लो नोट, जिससे कि रिवीजन के टाइम पे ध्यान रहे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किन्हें बोला गया था। नेक्स्ट जो है, जो जनरली क्वेश्चन जेईई मेंस में आते हैं, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चीज सिंस सिंपल है तो ये वाले क्वेश्चंस एडवांस वाला नहीं पूछता है, लेकिन मेंस में आता है। ऑर्डर क्या और डिग्री क्या?
The order of highest order differential coefficient present in differential equation is called order of that differential equation. अभी मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, बस डेफिनेशन लिखी है। तो तुम लोगों को क्या लगता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? टू। यहाँ पे दो ऑर्डर के मतलब एक ऑर्डर टू का और एक ऑर्डर वन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज देयर, डी वाई बाई डी एक्स इज आल्सो देयर। तो इन दोनों में भी जो हाईएस्ट है वो हमें लेना है। अभी मैं एग्जांपल बाद में दिखाऊंगा, पहले अपन डिग्री की डेफिनेशन और लिख लेते हैं। एक बार स्टेटमेंट को लिखो, इस स्टेटमेंट को पढ़ के एक बार समझो, फिर मैं बात करता हूँ। The highest degree of highest order differential coefficient present in DE is called degree of that DE provided, यहाँ पे डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई है, एक कंडीशन और है। कंडीशन क्या है? provided that differential equation is written as a polynomial of differential coefficient। तो तुम लोगों को आइडिया है कि पॉलिनोमियल क्या होता है? तो पॉलिनोमियल px इस तरह से कुछ अगर है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर and so on up to an x raised to power n। तो यहाँ पे इसे पॉलिनोमियल होने की कंडीशन क्या होती है कि ये अपन जो बोल रहे हैं दिस इज पॉलिनोमियल इन x, तो यहाँ पे x की जो भी पावर आ रही है वो पावर होल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये x में पॉलिनोमियल है तो x की पावर होल नंबर में होनी चाहिए। यहाँ पे बोला गया कि पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy बाय dx, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर एंड सो ऑन, इन सभी की पावर जो है अगर होल नंबर में है तो ही हम डिग्री डिफाइन कर पाएंगे, अदरवाइज डिग्री डिफाइन नहीं होगी। ब्रैकेट में लिख भी लेते हैं अपन, डिग्री ऑफ डीई मे और मे नॉट बी डिफाइन। कई बार ऐसा होता है कि हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशियल कोफिशिएंट के पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। इन दैट केस डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड, बट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज डिफाइंड। We can always define order for differential equation, but degree depends upon the differential equation. It may or may not be defined। अब कैसे इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले हम ऑर्डर के लिए तो कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा, सिंपल है, तो तुम लोग एक क्वेश्चन लिख के पहले अपनी नोटबुक में ऑर्डर और डिग्री दोनों लिख लो, फिर मुझे आंसर बताना ऑर्डर का क्या डिग्री का क्या।
बोलो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2. 2 एंड डिग्री 2. 2। तो ऑर्डर तो यहाँ पे दो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स थे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स। ये डिग्री सॉरी ऑर्डर 2 का है और ये ऑर्डर 1 का है। तो इन दोनों में से हाईएस्ट जो है वो ऑर्डर 2। डिग्री के लिए हमें हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसकी भी हाईएस्ट डिग्री देखनी है। अभी तो सिंस हाईएस्ट ऑर्डर का ओनली एक ही डिफरेंशियल कोफिशिएंट है और उसकी जो डिग्री है वो 2 आ रही है, लेकिन हमने जो बोला है लास्ट में कि प्रोवाइडेड दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिटन एज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये अभी डिफरेंशियल कोफिशिएंट के पॉलिनोमियल की फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है, बिकॉज इन दोनों डिफरेंशियल कोफिशिएंट की जो पावर्स आ रही है वो होल नंबर में आ रही है। ठीक है, सेकंड केस अगर अपन ने लिया कि dy बाई डी एक्स प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 5, इसमें बोलो ऑर्डर 1. ऑर्डर इज 1। सबको क्लियर है? डिग्री बताओ। Not defined. एक आंसर बोला गया नॉट डिफाइंड। Not defined. अभी यहाँ पे वापस से सुनना क्या कि जो मतलब जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन अपन को दे दी, ठीक है, अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमें अभी समझ आ रहा है कि दिस इज नॉट रिटन एज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, बिकॉज इन दिस केस dy by dx has whole to the power 1, but in this case dy by dx has whole to the power -1. -1 is not a whole number, but हम इसमें अगर कुछ मैनिपुलेशन करके ये कंडीशन सेटिस्फाई करा सकते हैं तो फिर डिग्री डिफाइन होगा। तो हम इसमें मैनिपुलेशन करेंगे डिग्री को डिफाइन करने के लिए, जिससे कि ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट का पॉलिनोमियल बन जाए। उसके लिए अपन ने क्या किया कि dy by dx से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। दिस इक्वेशन बिकम्स this, and now this equation is written as a polynomial of differential coefficient, therefore degree is equal to कितना? So 1. Sorry, 2. 2। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की दो डिफरेंट पावर्स आ रही है, तो हम उनमें से भी हाईएस्ट पावर को ले लेंगे। तो अभी चीजें क्लियर हुई होंगी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, पहला पॉइंट कि वो ऑलरेडी ही पॉलिनोमियल, अच्छा उससे भी पहला पॉइंट कि ऑर्डर तो हम ऑलवेज डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के लिख सकते हैं विदाउट एनी मैनिपुलेशन। ऑर्डर में तो कोई भी मैनिपुलेशन रिक्वायर्ड ही नहीं है। डिग्री के लिए पहले चेक करेंगे कि ऑलरेडी डिफरेंशियल कोफिशिएंट का पॉलिनोमियल है या नहीं है, डिफाइन कर दिया। डिफरेंशियल कोफिशिएंट का पॉलिनोमियल नहीं है तो ट्राई किया कुछ मैनिपुलेशन से वो डिफरेंशियल कोफिशिएंट का पॉलिनोमियल बन जाए, बन गया तो डिग्री डिफाइन हो जाएगी, नहीं बन रहा तो नहीं होगी। फॉर एग्जांपल थर्ड, अगर लिखा हुआ है e रेज टू पावर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसमें ऑर्डर तो सबको क्लियर होगा कि 2 है। डिग्री बताओ whether we can define or not degree of this differential equation. Not defined. एक ने बोला नॉट डिफाइन, और लोग बोलो। अगेन पॉइंट क्या है कि अगर कोई मैनिपुलेशन से, अगर कोई मैनिपुलेशन करके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का पॉलिनोमियल बन जाता है देन डिग्री इज डिफाइन। हाँ बताओ डिग्री। So log. So log. लॉग ले लेंगे, बिल्कुल करेक्ट है कि इसका जो हम लॉग लेंगे दिस बिकम्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स, and now this is a polynomial of differential coefficient and therefore degree is defined and degree is 1. Yes. Next example.
सभी लोग हैंड टू हैंड नोट करते जाना। अगर कभी ऐसा होता है कि नोट नहीं कर पाए हो तो मुझे बोल देना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बताओ ऑर्डर। 2. 2. डिग्री। The 1. Not defined. Not The defined. 1. In this case, we cannot convert this equation in terms of polynomial of differential coefficient. अगर हमने as it is check किया तो d square y upon dx square तो चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल में नहीं लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिखा हुआ है। तो डिग्री अभी तो डिफाइन नहीं होगी। इस एक्सपोनेंट को हटाने के लिए हमने लॉग भी अगर ले लिया तो भी नहीं होगी, बिकॉज ये ऐसे बन जाएगा। और इन दिस केस ये डेरिवेटिव का या डिफरेंशियल कोफिशिएंट का लॉग फंक्शन बन गया। तो डिग्री कैसे भी कर लो डिफाइन होगी नहीं, बिकॉज वी कैन नॉट कन्वर्ट इट एज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट। सर हाँ, तो थर्ड वाले में डिग्री वापस बता दो ना कैसे है। थर्ड वाले में हमने अगर ओरिजिनल इक्वेशन को चेक किया तो ये अभी डिफरेंशियल कोफिशिएंट का पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट का एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा हुआ है। फिर हमने दो बोथ साइड लॉग लिया, लॉग लेने से ये बन गया sin x, मतलब x जो है x और y ये तो कैसे भी आ जाए, x और y की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम dy by dx, d square y upon dx square and so on इनकी है। तो ये जो है पॉलिनोमियल की फॉर्म में आने चाहिए। तो अभी यहाँ पे इसकी होल पावर 1 आ गई d square y upon dx square की, ये कुछ भी लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ x, तो इसकी डिग्री हमने डिफाइन कर दी 1। ओके सर। So, so fourth में not defined कैसे वापस बता दूँ? फोर्थ में हमने कहा कि इन दिस केस dy by dx फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ से डिग्री डिफाइन नहीं हो पा रही, तो हमने मैनिपुलेशन से ये ट्राई किया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हटेगा कैसे, लॉग लेने के बाद हटेगा। तो ये लिखा, तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है वो लॉग में आ गया, तो यहाँ से भी पॉलिनोमियल नहीं बन पा रहा। तो डिग्री Yes, sir. ना तो यहाँ से डिफाइन हो, ना यहाँ से डिफाइन हो। इसमें बताओ ऑर्डर डिग्री। सर 2। Order की. ऑर्डर के लिए हमने कहा कि ऑर्डर के लिए तो कोई मैनिपुलेशन रिक्वायर्ड ही नहीं है, बट डिग्री के लिए So we can cube both sides. बोथ साइड क्या होल क्यूब, होल So क्यूब whole करने is to से 6. तो हाँ होल रेज़ टू पावर 6 करना होगा। तो बोथ साइड होल रेज़ टू पावर 6 करेंगे, देन दिस इक्वेशन बिकम्स dy by dx होल क्यूब रेज़ टू पावर प्लस 1 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू डिग्री क्या 2. Yes. 2। तो हमें हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी कि d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर की हाईएस्ट पावर देखनी है। इसको ओपन करोगे तो इसकी दो पावर्स आएंगी, एक पावर तो होल स्क्वायर आएगी और एक पावर 1 भी आएगी, लेकिन उसका भी हाईएस्ट हमने लिया 2 हो गया। अच्छा, एक और पॉइंट अभी किसी क्वेश्चन में कवर नहीं हुआ कि जैसे काफी था चला के
रखना है इसको समझने के लिए कि जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ऑर्डर तो सबको समझ आ गया होगा 2 है। डिग्री को डिफाइन करने के लिए सिंस यहाँ पे dx अपॉन dy था, तो हम इसको dy अपॉन dx बनाने के लिए ऐसे लिख दिया। लेकिन अगर किसी भी एक टर्म में दो डिफरेंट डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। मैं एक बार अलग से एग्जांपल और देता हूँ छोटा सा कि हैड द क्वेश्चन बीन दिस, ठीक है, अगर बजाय सेकंड ऑर्डर के फर्स्ट ऑर्डर का होता तो हम इसको सॉल्व करते तो ये बन जाता, और इस सिचुएशन में डिग्री डिफाइंड है। लेकिन इन दिस केस टू डिफरेंट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स आर मल्टीप्लाइड इन वन टर्म, देयरफॉर डिग्री इज नॉट डिफाइंड। हम क्योंकि जब x का पॉलिनोमियल बोलते हैं तो उसमें x जो है एक ही वेरिएबल है, अब यहाँ पे उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको मैंने अलग से बोला, ठीक है। तो अगर एक ही टर्म में दो डिफरेंट ऑर्डर के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो भी डिग्री डिफाइन नहीं हो। ठीक है, तो ये ऑर्डर और डिग्री फाइंड करने के क्वेश्चन। सभी को अभी ऑर्डर और डिग्री फाइंड कैसे करना है क्लियर है? कोई चीज पूछनी है किसी को? सर आप वो स्टेटमेंट रिपीट कर सकते हो अगर मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो क्या? अच्छा, अपन नोट कर लेते हैं जिससे कि बाद में ध्यान रहे। डिफरेंट का मतलब यहाँ पे डिफरेंट है, if two different order differential coefficients are in multiplication in any term of given DE, then that DE, degree of that DE is not defined. Now next is formation of differential equation. इस चैप्टर को अभी आगे क्या करेंगे कि कोई भी कर्व दे रखा है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे करना है, फर्स्ट चीज। उसके बाद हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, उससे कर्व कैसे फाइंड करना है, सेकंड चीज। और थर्ड होगा कि हमें एक स्टेटमेंट के थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, तो उस स्टेटमेंट से हमें पहले डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी तो उससे फिर कर्व फाइंड करना है। ये तीन मेन पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में। तो फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नहीं, यहाँ तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन
तो मैंने अभी कहा था कि अपन को जब भी रिवीजन करना है तो लेक्चर नोट्स का यूज करना है, तो अपने लेक्चर नोट्स जो है वो एग्जॉस्टिव होने चाहिए, सारे पॉइंट्स उनमें रिटर्न फॉर्म में होने चाहिए, बिकॉज कई सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो अपन ने उस टाइम तो समझ ली लेकिन बाद में अपन भूल जाते हैं, तो अगर वो रिटर्न में है अपने पास तो हम बाद में जब रिवीजन करेंगे तो अपन को ध्यान रहेगी। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक बार सभी लोग यहाँ तक नोट करो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। सबसे पहले टर्म कि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, जैसे ऐसे कुछ लिखा हुआ है y इक्वल टू mx प्लस 3। तो अभी यहाँ पे m जो है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये अलग अलग वैल्यूज दे सकता है, और 3 जो है ये फिक्स्ड कांस्टेंट है, ये इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेकेंड एग्जांपल y इक्वल टू mx प्लस c। अब यहाँ पे m और c ये दोनों ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो स्टेटमेंट बोल रहा है कि इफ देयर आर n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, लेकिन उसके लिए मैंने नोट में एक चीज क्या लिखी है कि हमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स जो है उनको मिनिमाइज करना चाहिए कोई भी ये मेथड लगाने से पहले। तो यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है कि हम अभी जो दिख रहे हैं, मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी जो कर्व की इक्वेशन लिखी हुई है उसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इनको मिनिमाइज करना पॉसिबल नहीं। बट मान लो कर्व की इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में गिवन होता, तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन को a और b और c किसी भी एक कांस्टेंट से डिवाइड करके नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को मिनिमाइज कर सकते हैं। अभी यहाँ दिखने में 3 कांस्टेंट थे, बट एक्चुअल में मिनिमम नंबर ऑफ कांस्टेंट्स जो है वो इन दिस केस 2 ही है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 कांस्टेंट है। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा था कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मस्ट बी मिनिमाइज, तो इसका मीनिंग सभी को क्लियर है। एक और एग्जांपल अगर लिया जाए, मतलब ऐसे ही लिख दिया कुछ कर्व में y इज इक्वल टू साइन ऑफ c1 प्लस c2 x, तो c1 और c2 दो कांस्टेंट बना दिए, बट इफेक्टिवली हम इसको तो साइन ऑफ ax ऐसे लिख सकते हैं, ओनली एक कांस्टेंट ये। हम ऐसे एग्जांपल तो भी आगे देखते हैं। तो पहली चीज तो ये हो गई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, सेकंड चीज ये हो गई कि उनका नंबर मिनिमाइज करना है। नेक्स्ट आगे क्या बोलता है स्टेटमेंट कि अगर n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इन दिस केस 2 कांस्टेंट्स हैं, देन we'll differentiate that curve n times, in this case we'll differentiate it 2 times। तो हम एग्जांपल की फॉर्म में लिख लेते हैं, एग्जांपल फाइंड de of curve y equal to mx plus c। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया कि कर्व तो ये रखा है y इक्वल टू mx plus c, एक बार डिफरेंशिएट किया, एक और बार डिफरेंशिएट किया, ठीक है। अभी ये जो एग्जांपल था इसमें चांस की बात है, क्या हुआ कि हमने 2 बार डिफरेंशिएट किया तो जितने भी कर्व में प्रेजेंट कांस्टेंट थे वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए, हमने फर्दर कोई मैनिपुलेशन नहीं किया। लेकिन कई बार मैनिपुलेशन करना पड़ जाता है, तो होगा क्या उस केस में, इधर बोर्ड पर देखना कि एक इक्वेशन तो क्वेश्चन खुद बता देगा, इसमें हमने कहा कि 2 कांस्टेंट है तो 2 कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। एक इक्वेशन हमने एक बार डिफरेंशिएट किया एंड इक्वेशन नंबर 3 एक और बार डिफरेंशिएट किया। तो जब भी हम इस तरह से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें n कांस्टेंट है तो हम n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, तो टोटल n प्लस 1 इक्वेशंस बन जाएंगी, 1 तो ओरिजिनल कर्व की और n इक्वेशंस डिफरेंशिएट करने के बाद। तो n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है और n प्लस 1 इक्वेशंस है, कर सकते हैं। सबको क्लियर है ना कि अगर n इक्वेशन और n वेरिएबल होता तब तो हम उन वेरिएबल्स की वैल्यू ही फाइंड कर लेते हैं, लेकिन अगर n प्लस 1 इक्वेशंस हैं और n वेरिएबल हैं तो हम इनमें से n इक्वेशंस से n वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और जो बची लास्ट वाली इक्वेशन है उसमें उन वेरिएबल्स की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, जिससे कि सारे के सारे ये नंबर
ए बी सी डी जो भी होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक और चीज दे रहा हूँ, एक बार यहाँ तक नोट कर लो कि एलिमिनेट अगर कभी करना पड़ा तो कैसे करेंगे। तो सेकंड एग्जांपल, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करो। So, किसी ने आंसर फाइंड किया तो बोलना। Divided by So dx upon y. चलो एक बार मैं सॉल्व करता हूँ। तो ओरिजिनल कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, डिफरेंशिएट किया तो 2y डिवाइड बाय dx इक्वल टू 4a। तो हमें a को एलिमिनेट करना है, तो 4a की वैल्यू यहाँ से यहाँ रिप्लेस कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2y डिवाइड बाय dx इंटू x। तो यहाँ से अब a जो है वो एलिमिनेट हो गया और ये गिवन कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो अभी ओनली एक ही कांस्टेंट था, तो हमने एक बार ही डिफरेंशिएट किया। अच्छा, एक और चीज कि किसी भी कर्व में, जैसे ये वाला कर्व था, इसमें दो कांस्टेंट थे, तो इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर 2 होगा। ये चीज हम बिना डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किए भी बता सकते हैं कि किसी भी कर्व में जितने मिनिमम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी वही हो जाएगा। ये चीज समझ आती है क्या? Sir, अभी repeat the point करेंगे। क्या सर आपने भी क्या बोला, रिपीट करेंगे प्लीज। कि मैंने बोला क्या, नोट भी कर लेते हैं अपन। इफ देयर आर an arbitrary constant in a given curve, then order of degree of that curve is also n. So, if there are n arbitrary constants in a given curve, then order of differential equation of that curve is also n. Because अगर n constants हैं तो हम n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ दो बार डिफरेंशिएट किया तो ऑर्डर 2 हो गया। अगर एक कांस्टेंट था तो हमने एक ही बार डिफरेंशिएट किया तो ऑर्डर 1 हो गया। तो n कांस्टेंट है तो हम n बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो कई बार क्वेश्चन ये बोलता है कि अपन को एक कर्व दे दिया और क्वेश्चन ने बोला कि फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस कर्व। तो हमें ऑर्डर फाइंड करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली बता सकते हैं। लेकिन अगर डिग्री फाइंड करने को बोल रहा है क्वेश्चन, तो फिर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड ही करनी पड़ेगी। तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। बताओ, फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस कर्व। सर 4 3 एक आंसर बोला गया 4, एक आंसर बोला गया 3, 1 1,
तो हमें करना क्या है कि इस कर्व में मिनिमम नंबर ऑफ आर्टरी कांस्टेंट्स कितने हैं ये आइडेंटिफाई करना है। ये तो सबको क्लियर है? और उसके लिए तुम्हें बस सोचना है कि कैसे जो 4 कांस्टेंट दिख रहे हैं उनको मिनिमाइज कर सकते हैं, if पॉसिबल। सर 3 है क्या आंसर? अब बताओ सर 2। और लोग बताओ। अगर किसी का 2 है या 3 है, मतलब ये तो मैंने मना कर दिया, बट जो भी अगर आंसर बोर्ड पे लिखा हुआ है तुम्हारा, वो अगर आंसर आ रहा है तो भी बोलना। तो इसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट जो है वो 2 आ जाएंगे। कैसे? ये जो लिखा हुआ है a e raised to power bx e raised to power c e raised to power d, ऐसे लिखा हुआ है। e raised to power c एक कांस्टेंट है, e raised to power d एक कांस्टेंट है और a एक कांस्टेंट है। इन तीनों कांस्टेंट को कंबाइन करके हम कुछ इस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। लैम्डा जो है वो क्या हो गया, a इंटू ई की पावर c इंटू ई की पावर d। तो इन सबको कंबाइन करके लैम्डा बोल दिया। और e raised to power bx के मल्टीप्लीकेशन में, तो इसको हम अलग नहीं कर सकते। तो अभी यहाँ पे ऑर्डर का आंसर 2 आ जाएगा। 2 कांस्टेंट है, लैम्डा और b। क्लियर है मेरी बात? यस सर। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन एंड कर्व इज y is equal to a into a raised to power bx plus c। सर तो प्रीवियस क्वेश्चन में ऑर्डर 2 कैसे आया, वापस बता दो। ये y इक्वल्स टू लैम्डा इंटू ई की पावर bx जो लिखा है, यहाँ तक की बात समझ आ गई क्या? यस सर। तो हमने यहाँ पे बोला कि किसी भी एक कर्व में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं ऑर्डर भी उतना ही हो जाएगा। इन दिस केस देयर आर 2 arbitrary constant lambda and b, therefore order of differential equation is also 2। ओके सर, गॉट इट। बोलो इस क्वेश्चन का आंसर। सर 2 है क्या? एक आंसर बोला गया 2। और लोग भी बताओ जो भी तुम्हें समझ आ रहा है। और हमेशा ऑलवेज अपना आंसर डिसाइड करो। देखो, हम जब कोई चीज पे किसी पॉइंट पे डिसीजन लेते हैं तो वो चीज या तो हमारा आंसर सही होगा या रॉन्ग होगा, कुछ तो हो गई। अगर सही हुआ अच्छी बात है, अगर गलत भी हो गया तो भी अच्छी बात है कि बिकॉज हमें कुछ सीखने को मिलेगा कि हमने क्या मिस्टेक की थी। मिस्टेक तुम लोगों को, मतलब तुम लोगों ने ये पूरा कोर्स कर लिया तो पूरा आइडिया है कि मिस्टेक करना गलत नहीं होता है, बिल्कुल गलत नहीं होता है। लेकिन मिस्टेक्स को रिपीट करना, मिस्टेक्स को भूल जाना ज्यादा गलत होता है। तो हमें कोई भी हम So, कोई one. आंसर बताएंगे तो हमें क्लियर होगा कि मिस्टेक हमारी अगर गलत हो गया तो क्या की। 1। ये जो लिखा हुआ है a इंटू ए रेस टू पावर बी एक्स इंटू ए रेस टू पावर सी, तो इन दोनों को तो एक साथ ले लिया। ये जो ए रेस टू पावर बी एक्स लिखा हुआ है इसको हम ए रेस टू पावर बी होल रेस टू पावर एक्स बोल सकते हैं। तो ए रेस टू पावर बी भी एक कांस्टेंट हो गया। यस तो लैम्डा इंटू म्यू की पावर एक्स इस तरह से बन गया। तो 2 कांस्टेंट है यहाँ पे, लैम्डा और जबकि जो क्वेश्चन गिवन था उसमें ए, स्मॉल ए, बी और सी 4 कांस्टेंट लिखे हुए थे। तो इन दिस केस ऑर्डर इज इक्वल टू 2। सेम क्वेश्चन, कर्व इज y इज इक्वल टू एक मिनट रुकना। a sin of x plus a plus b cos of x plus b। Order of differential equation of this curve। So 2. 2। और भी बोला
सिर्फ ओनली वन ने आंसर दिया है। Sir, 2. हाँ 2 करेक्ट है। ये जो है अल्टीमेटली sin x और cos x की टर्म आ रही है उनके मल्टीप्लिकेशन में। जैसे sin x का जो कोफिशिएंट है वो एक्चुअल में है क्या, a cos a माइनस b sin a। ये sin x का कोफिशिएंट है a cos a माइनस b sin a, जिसको हमने कोई नाम, एक मिनट यहाँ पे b है तो इसको अपन ने लैम्डा बोल दिया। ऐसे ही cos x का जो कोफिशिएंट है उसको अपन ने म्यू बोल दिया। फैमिली ऑफ सर्कल्स सेंटर्ड एट ओरिजिन, सॉरी सेंटर्ड एट a, 3। पहले तो हम इन सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे। हाँ आंसर 3। एक आंसर बोला गया 3। सर 2। 2 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ने सेंटर तो फिक्स किया है a, 3 पे, लेकिन रेडियस को फिक्स नहीं किया। तो रेडियस r भी यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और a भी यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो ऑर्डर जो है वो 2 हो जाएगा। मैनिपुलेशन में कुछ भी ट्राई करोगे ऑलवेज 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स रहेंगे। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस कर्व इज 2। सर हाँ 3 कांस्टेंट नहीं है। 3 तो अभी बताया था ना, 3 इज फिक्स्ड कांस्टेंट। a एंड r आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी का मतलब यहाँ पे है कि a डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ले सकता है, r भी ले सकता है, लेकिन 3 तो नहीं ले सकता, तो हम 3 को काउंट नहीं करेंगे। दिस इज y स्क्वायर, राइट। y स्क्वायर इज इक्वल टू 2c into x plus root c। सर ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 ठीक है। 1। only one arbitrary constant is there। डिग्री के लिए हमने कहा था कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी होगी, तभी हम डिग्री बता सकते हैं, डायरेक्टली नहीं बता सकते। और डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए c को एलिमिनेट करना है।
किसी का आंसर आएगा? सर 2 है। सर डिग्री ऑल्सो 1। ऑर्डर 1 है और डिग्री 3 है। वाई स्क्वायर 2 इंटू सी, सी के प्लेस पे वाई डिवाइड बाई डी एक्स और एक्स अलग से लिखा हुआ है, ये तो फर्स्ट टर्म हो गया। सेकंड टर्म क्या है? 2c इंटू रूट सी, यानी कि 2 इंटू सी की पावर 3/2, 2 इंटू सी रेज़ टू पावर 3/2। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट अभी ये डेरिवेटिव्स के पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करेंगे? वाई स्क्वायर माइनस 2y 2xy dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y dy बाई डी एक्स रेज़ टू पावर 3/2 की दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, जिससे कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर होल नंबर में आ जाए। तो भी dy बाई dx की जो पावर है, यहाँ 3 आ रही है, यहाँ 2 आ रही है और यहाँ से 1 भी आ जाएगी, लेकिन हाईएस्ट पावर की वजह से जो 3। डिग्री है, कोई भी स्टेप पूछना है किसी को सॉल्यूशन में? डिफरेंशियल इक्वेशन ही फाइंड करनी है। किसी को कुछ समझ आया क्या करना है? So order 3 है. हाँ, पैराबोला क्या बनेगा? जिसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। बस एक सिंपल चीज को टफ वर्ड्स में लिख के दे दिया, ये तो पैराबोला है। अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कंप्लीट चैप्टर पढ़ा हुआ ही है, उसमें अपन जो पैराबोला ड्रॉ करते हैं वो सारा के सारा इसी तरह का तो ड्रॉ करते हैं। तो ऑलवेज एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो कर्व हो जाएगा y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इस सिंपल से कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है, और यहाँ तो मैनिपुलेशन भी नहीं है, बिकॉज जब हम इसको, बिकॉज 3 कांस्टेंट्स हैं तो 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने से कांस्टेंट्स डायरेक्टली एलिमिनेट होते जा रहे हैं।
अब ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे तुम्हें नोट नहीं करना है, बस समझना है। उससे पहले यहाँ तक करा लिख लो। ये जनरल सेकंड डिग्री कर्व जो तुमने स्ट्रेट लाइन और कोनिक सेक्शन में पढ़ा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज अ जनरल सेकंड डिग्री कर्व। ये रेड मार्कर बोर्ड पे दिख रहा है प्रॉपर? Yes, sir. Yes. यस सर। अब बताओ इस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? Five. 5। अभी दिखने में तो 6 कांस्टेंट्स हैं, लेकिन हम किसी भी एक कांस्टेंट है a चाहे b चाहे कोई सा भी नंबर, उससे डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड करने से एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट कम हो जाएगा। तो वी कैन राइट दिस कर्व एज एक्स स्क्वायर प्लस 2 या सिंपल ए एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी वाई प्लस ई। ठीक है, तो नंबर ऑफ मिनिमम आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो इन दिस केस आ रहा है वो 5 आ रहा है, तो इसका ऑर्डर 5 हो जाएगा। ये हो गई एक बात। सेकंड बात कि अगर कोई ये कर्व जो है ये 2,3 पॉइंट से पास कर रहा है, क्वेश्चन ने बोल दिया कि फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस कर्व एंड इट इज गिवन दैट दिस कर्व इज पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3। तो अभी ऑर्डर जो है वो कितना हो जाएगा? Four. 4। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि नाउ ऑर्डर इज इक्वल टू 4, कि अगर कोई कर्व 2,3 से पास कर रहा है, मतलब कि जितनी इंफॉर्मेशन गिवन होती है ऑर्डर उतना ही कम हो जाएगा। क्यों? अगर ये कर्व 2,3 से पास कर रहा है तो हम ए बी सी डी और ई में एक रिलेशन फाइंड कर लेंगे। उस रिलेशन से ई को हम इन टर्म्स ऑफ ए बी सी डी लिख सकते हैं, तो ई भी जो है वो इन टर्म्स ऑफ ए बी सी डी आ जाएगा। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है वो अब 4 ही हो जाएंगे। देखना ये वाला पॉइंट क्लियर है क्या? हमने कहा कि कोई से भी एक कर्व के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन होंगी अकॉर्डिंगली उतना ही ऑर्डर रिड्यूस होता जाएगा। ओरिजिनल कर्व का और डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर था वो 5 था, बट अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि दिस कर्व इज पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3, तो अगर 2,3 को अपन सेटिस्फाई करेंगे तो ए बी सी डी और ई में एक रिलेशन आ जाएगा। उस रिलेशन से हम ई को इन टर्म्स ऑफ ए बी सी और डी लिख लेंगे और ई को एलिमिनेट कर लेंगे। ई को एलिमिनेट कर लिया तो ऑर्डर जो है वो 4 हो जाएगा। तो एक पॉइंट से पास करना ये एक इंफॉर्मेशन है, तो ऑर्डर 1 से रिड्यूस हुआ। अगर किसी केस में सेंटर बता रखा है तो सेंटर जो है वो 2 इंफॉर्मेशन है। ये वाला पॉइंट समझ आता है क्या? सेंटर जो है किसी कर्व का सेंटर अपने आप में 2 इंफॉर्मेशन है। कैसे? क्योंकि तुम लोगों ने सर्कल पढ़ा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। अगर कोई भी अदर इंफॉर्मेशन नहीं है तो इस कर्व के डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 3 आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल दे कि ये वाले कर्व का जो सेंटर है वो -5,3 है, तो ऐसा करने से हमें g और f दोनों मिल गए। g और f की वैल्यू फिक्स हो गई, तो ओनली एक ही कांस्टेंट बचा। तो अगर सेंटर गिवन है तो वो 2 इंफॉर्मेशन है, अगर पॉइंट से पास कर रहा है तो वो 1 इंफॉर्मेशन है। तो इस तरह की चीजों का अपन को ध्यान रखना है अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है।
फाइंड ऑर्डर ऑफ differential equation of a conic whose axes are along coordinate axis। तो यहाँ पे कोनिक में एक्सिस वर्ड यूज किया है, तो इसका मतलब वो इलिप्स या हाइपरबोला है। एंड सेंटर इज एट सर 3 एक आंसर बोला गया 3। और किसी का कोई आंसर? अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तब तो इसके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन दी कि सेंटर जो है ये 0,0 है, तो ऑर्डर अभी जो डिस्कस किया उसकी हेल्प से 3 हो गया। फिर क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन दी कि इसके जो एक्सेस हैं ये अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं। अब तुम्हें बताना है कि ये कितनी इंफॉर्मेशन है, एक है इंफॉर्मेशन या 2 इंफॉर्मेशन से, क्या है ये? both the axes Two are along information. coordinate axis, 2 इंफॉर्मेशन। ये ओनली 1 इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अगर क्वेश्चन ने सेंटर फिक्स कर दिया और हम कोई भी एक एक्सिस फिक्स करें ओनली, तो सेकंड एक्सिस तो अपने आप फिक्स हो जाती है, बिकॉज दोनों एक्सिस ऑलवेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो ये लिखा तो स्टेटमेंट बोथ द एक्सिस के लिए था, लेकिन ये इफेक्टिवली ओनली 1 इंफॉर्मेशन है, बिकॉज अगर स्टेटमेंट ओनली 1 एक्सिस को फिक्स करता है तो वो 1 इंफॉर्मेशन है, और 1 एक्सिस को फिक्स करने के साथ साथ ही सेकंड एक्सिस भी फिक्स हो जाएगी, बिकॉज बोथ द एक्सिस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड passes through center। तो दिस इज 1 इंफॉर्मेशन, therefore order is 2। फाइनल आंसर। ये देखना एक्सप्लेनेशन समझ आएगी। ये मैंने भी मेथड 1 बोला है, मेथड 2 में बताऊंगा, बट एक बार मेथड 1 में हमने ऑर्डर 5 से शुरू किया, फिर ऑर्डर 2 से रिड्यूस किया बिकॉज सेंटर फिक्स कर रखा था, फिर ऑर्डर को 1 से रिड्यूस किया बिकॉज दिस इज ओनली 1 इंफॉर्मेशन। तो फाइनल आंसर 2 आ गया। लेकिन इसका जो सिंपल अप्रोच है, हाँ कुछ पूछना है किसी को? सर अगर वहाँ पे ओरिजिन मेंशन नहीं किया होता था वो 2 इंफॉर्मेशन होता ना? मतलब कि ये यहाँ पे खत्म हो जाता क्वेश्चन, ऐसा? नहीं सर, वहाँ पे ओरिजिन वो दिया नहीं रहता कि वो ओरिजिन पे सेंटर, तो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला 2 इंफॉर्मेशन होता ना? नहीं, मतलब मेरा डाउट है तुमसे कि जो तुम सिर्फ इस वर्ड की बात कर रहे हो कि ओरिजिन पे नहीं होता सेंटर और मान लो 2,3 पे होता, ऐसा? या फिर हाँ। सेंटर के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती? अच्छा, अगर 2,3 पे भी सेंटर होता तो भी ये 1 इंफॉर्मेशन ही होती, बिकॉज क्वेश्चन है बोला है अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस के बाद क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। कई बार हम इस अलोंग वर्ड को पैरेलल से लेते हैं, यानी कि डायरेक्शन को मैच कराएंगे, और फिर डिपेंड करेगा कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को ही इंफॉर्मेशन ले लेंगे, एक्सिस ले लेंगे। इन दिस केस अगर सेंटर 2,3 गिवन होता तो फिर जैसे ये एक्स और वाई एक्सिस है और 2,3 पॉइंट यहाँ पे कहीं है, तो फिर जो इलिप्स या हाइपरबोला बनेगा उसकी एक्सिस ये हो जाती, और अभी भी ये 1 इंफॉर्मेशन ही है, बिकॉज सेंटर फिक्स हो गया और एक एक्सिस को हमने पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिया, तो सेकंड एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि सेकंड मेथड, मतलब ये तो मैंने जस्ट अभी क्या है जो इससे पहले डिस्कस किया था उस चीज को वो भी तुम्हारे नोट्स में आ जाए, इसलिए मेथड 1 का यूज किया। सेकंड मेथड तो बहुत सिंपल है। सेकंड मेथड बहुत सिंपल कैसे है
कि जो क्वेश्चन ने बोला है ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड इक्वेशन की ही तो बात कर रहा है। ये नहीं बताया क्वेश्चन ने कि वो इलिप्स है बोला है, लेकिन क्वेश्चन जो बोल रहा है उसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग ही हमें कोनिक की एक्सिस रखनी है और सेंटर 0,0 पे रखना है। तो इलिप्स या हाइपरबोला दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले ले वो यही होगी, और इस इक्वेशन को हम ax² + by² = 1 ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्टली बोल दिया कि ऑर्डर इज इक्वल टू 2। ये वाला मेथड यहाँ पे सिंपल है, बट ये वाला पॉइंट भी अब समझ आ गया कि अगर सेंटर बोल रखा है तो वो 2 इंफॉर्मेशन है, पॉइंट से पास करा रहा है तो वो 1 इंफॉर्मेशन है, और इस तरह से आगे। ठीक है, ये है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी तक जो अपन ने पढ़ा है, कोई पॉइंट किसी को डिस्कस करना है? सर अगर इस क्वेश्चन में ओरिजिन का कोई इन्फो दिया ही नहीं होता तो फिर क्या करते? तो भी ये 1 इंफॉर्मेशन ही रहता और अपना आंसर 4 हो जाता। ओके सर। और ये तो इस वाले मेथड से मैंने एक्सप्लेन किया है। इस वाले मेथड से कैसे जाएंगे कि अगर हमें सेंटर नहीं फिक्स कर रखा, सेंटर के बारे में कुछ नहीं बता रखा, तो इलिप्स को या हाइपरबोला को हम x - α² a² y - β² b² = 1 ऐसे मान लेंगे। तो अभी अल्फा, बीटा, ए और बी 4 कांस्टेंट्स हैं, तो ऑर्डर 4 हो जाएगा इस वाले मेथड से। सर मेथड को एक बार वापस एक्सप्लेन करो ना प्लीज। मेथड 2 में अभी जो मैंने क्वेश्चन लिखा था उसके अकॉर्डिंग सेंटर 0,0 पे चाहिए, और जो कोनिक के दोनों एक्सिस हैं, चाहे इलिप्स है तो मेजर माइनर एक्सिस और हाइपरबोला है तो ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस, दोनों एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग है। तो इसका मतलब कि जो कोनिक बनेगा वो स्टैंडर्ड कोनिक बन जाएगा। स्टैंडर्ड कोनिक में इलिप्स या हाइपरबोला की जो इक्वेशंस हैं वो इस वाली फॉर्म में होती है। इस वाली फॉर्म से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ओनली ए एंड बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, या फिर इसे इस वाले फॉर्म में लिख दिया कि अगर प्लस माइनस में कंफ्यूजन है तो हमने बोल दिया कि प्लस माइनस b² कुछ भी होगा वो सारा कुछ b में चला गया। तो नाउ ओनली 2 arbitrary constants are there, therefore order of differential equation of this curve is 2. सर हाँ, सर अगर ओरिजिन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी तो एक एक्सेस फिक्स करने पे दूसरा फिक्स नहीं हो पाएगा ना? नहीं, सो फिर 2 इंफॉर्मेशन हो जाएंगे ना? इनफैक्ट एक एक्सिस ही फिक्स नहीं होगा ना। हाँ यस सर। तो इफेक्टिवली एक इंफॉर्मेशन ही रहेगी। ओके। सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी हमने कहा कि कोई भी कर्व हमें गिवन है और उस कर्व की हेल्प से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। अब जस्ट रिवर्स है कि ऑलरेडी एक डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म जो है वो गिवन है और उससे हमें कर्व फाइंड करना है। जब हमने कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड की तो हमने डिफरेंशिएट किया, तो ऑब्वियस ही बात है कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व फाइंड करेंगे तो हम इंटीग्रेट करेंगे। जब हमने कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड किया तो कर्व में आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स थे, और हमने जब इक्वेशन फाइंड की तो उसमें हमने सारे के सारे कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कर लिया। यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं होगा, लेकिन जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वजह से आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आते जाएंगे। जितनी बार इंटीग्रेट करेंगे उतने ही कांस्टेंट्स आ जाएंगे। तो ये रिलेशन दोनों में समझ आ रहा है। वहां पे हम जितनी बार डिफरेंशिएट कर रहे थे, जैसे हमने जो फर्स्ट एग्जांपल लिया था उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनी थी। अब मान लो हमें रिवर्स क्वेश्चन दे दिया जाए कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कर्व फाइंड करो, तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। इसका इंटीग्रेशन dy/dx = k हो जाएगा। फिर इसे फर्दर इंटीग्रेट करेंगे, मतलब ये जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, इसे फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो इसका फर्दर इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। तो y = kx + c करवा जाएगा। तो अगर सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमने 2 बार इंटीग्रेट किया और हमारे पास 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स ऑटोमेटिकली उस कर्व में आ जाएंगे। ये तो हो गया कि सॉल्व करने का मीनिंग क्या है। अब अपने सिलेबस में क्या है? अपने सिलेबस में ओनली फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। हम अभी डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे जिससे हम
फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर पाए, लेकिन सेकेंड ऑर्डर के भी सर्टेन टाइप है, सर्टेन टाइप में ओनली वो टाइप है जिनको हम फर्स्ट ऑर्डर के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बारे में कोई भी चीज मतलब अभी नोट ही नहीं कराई है कुछ, लेकिन स्टिल आई बिलीव कि तुम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। यस सर। बताओ आंसर। ln y is x plus c। यही क्या होगा, और अगर प्रॉपर चाहिए तो मतलब वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह से, तो यहाँ पे मेन चीज तो बस ये थी कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमने बिना कुछ एक्सप्लेन करने से पहले खुद ने ही क्या किया कि सारा y एक्साइड कर लिया, सारा x एक्साइड कर लिया, और यही हमारा फर्स्ट मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इस वेरिएबल्स जो अलग अलग वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट कर लो और फिर इंटीग्रेट कर लो। तो सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेशन किया, कर्व आ गया, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा था कि हमारे सिलेबस में वो डिफरेंशियल इक्वेशंस भी हैं जो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर के नहीं है, बट जिन्हें हम फर्स्ट ऑर्डर के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस, तो ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमने क्या किया सॉल्व करने के लिए, लेट dy by dx इज इक्वल टू z। अगर मैं थोड़ी देर के लिए dy by dx को z बोल दूं तो दिस इक्वेशन बिकम्स dz by dx इज इक्वल टू z, और ये इस वाले फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इस वाले मेथड से सॉल्व किया तो z इज इक्वल टू a e रेज टू पावर x आ जाएगा, लेकिन z क्या था, dy by dx। तो फाइनल कर्व फाइंड करने के लिए एक और बार इंटीग्रेट करना होगा, अगेन वेरिएबल को सेपरेट किया। अभी तुम्हें ये कुछ भी नोट नहीं करना है, ठीक, और फिर इंटीग्रेट कर दिया तो y इज इक्वल टू a e रेज टू पावर x प्लस c। ये हमारा इस कर्व का फाइनल आंसर आ जाएगा। सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था, तो दो बार इंटीग्रेशन करना था, जिसकी वजह से दो कांस्टेंट a और c आ गए। तो अपने सिलेबस में ओनली फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस सेकंड या हायर ऑर्डर की वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिन्हें अपन फर्स्ट ऑर्डर के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ओनली वो है। और अपना जो फर्स्ट मेथड है वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड ही है, लेकिन उससे पहले हम एक बार बात कर लेते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये नोट कर लो, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट अ सॉल्यूशन विच हैज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कब आएगा, जब हम उसको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन इज मस्ट। चाहो तो इसके साइड में क्या लिख लो, आफ्टर इंटीग्रेशन। जनरल सॉल्यूशन जो है वो इंटीग्रेट करके ही आएगा, और तभी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करके हमें उस कर्व में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेंगे। जैसे हमने अगर मान लो सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद y इज इक्वल टू 3x प्लस सी आ गया, तो अब c इसमें कांस्टेंट है। अगर हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर दें, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखेगी दिस कर्व इज पासेस थ्रू 2,0, तो अगर 2,0 से पास कराएंगे तो c की वैल्यू -6 हो जाएगी, तो y इक्वल टू 3x माइनस 6 मिल जाएगा। तो ये तो है जनरल सॉल्यूशन, ये है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखना, जनरल और पर्टिकुलर ये दोनों वर्ड समझ आ गए। Yes, sir. Now next is singular solution. Singular solution का मीनिंग क्या है? जैसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिया हमने, ठीक है, ये तुम्हें लिखना नहीं है, बोर्ड पर लिखना है कि y डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू 2xy। तो अभी हो क्या रहा है इसमें कि y कॉमन आ रहा है, तो y इक्वल टू 0 जो आंसर मिला है अपन को, इसको फाइंड करने के लिए हमने कहीं पर भी इंटीग्रेशन नहीं किया, तो दिस इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। और यहाँ से जो आएगा जिसमें हमें इंटीग्रेट करना होगा, दैट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन। सर सिंगुलर सॉल्यूशन वापस एक्सप्लेन कर सकते हो प्लीज? सिंगुलर सॉल्यूशन में अगर हमने विदाउट एनी इंटीग्रेशन कोई सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, देन दैट इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। तो मैंने जो भी एग्जांपल लिया था उसमें इस तरह से बन रहा था कि y कॉमन आ रहा था, तो x इंटू वाई इक्वल टू 0 का मतलब आइदर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। तो इसका मीनिंग ये हो गया। तो यहाँ से तो हम इंटीग्रेट करके y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी हमारा आंसर फाइंड कर लेंगे। ये समझ आ गया होगा इंटीग्रेशन के बाद। लेकिन यहाँ से यही आंसर आ रहा है, कोई इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं। तो अगर इंटीग्रेट किया और कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहा है, तो ये है जनरल सॉल्यूशन। विदाउट इंटीग्रेशन हमारा कुछ आंसर आ गया, ये है सिंगुलर सॉल्यूशन। और क्वेश्चन बोल दे कि ये वाला कर्व पॉइंट 2,3 से पास कर रहा है, तो सी की वैल्यू भी फिक्स हो जाएगी, तो वो बन जाएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। गॉट इट सर, थैंक यू। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, और जो आगे वाले मेथड्स हैं इन सब में भी हम अल्टीमेटली मेथड वेरिएबल्स को सेपरेट ही करेंगे। ठीक है, फर्स्ट मेथड में कुछ रिटर्न में तो कुछ चाहिए नहीं, बिकॉज ऑब्वियस है नाम से ही। डायरेक्टली एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा 456 हो गया ना, कोई नहीं, एक क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। e raised to power x minus 5 equals to dy by dx। करो सॉल्व। वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, सारा x अलग सारा y अलग।
किसी ने सॉल्व किया क्या? तो वेरिएबल सेपरेट हो गए इस तरह से, फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। अब आगे तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में इस वाले फॉर्म में कहाँ तक मैनिपुलेशन कर रखा है, बट e रेज टू पावर x मतलब x को सारा सेपरेट इधर कर लिया और y को यहाँ, और दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया। यहाँ वाला भी इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट है उसको यहाँ भी कंबाइन कर लिया, तो e रेज टू पावर x इज इक्वल टू e रेज टू पावर y प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में ये एग्जांपल क्लियर है। तो चलो आज अपन यहाँ तक ही रखते हैं। एक बार अगेन आज के क्लास में कोई पॉइंट किसी को डिस्कस करने से रह गया हो तो अभी डिस्कस कर लो। सर सर 2 डिग्री कर्व में आप एक बार वापस बता सकते हो कि सेंटर तो इन्फॉर्मेशन कैसे देता है सर्कल के अलावा? सेंटर किसी भी सिचुएशन में, जैसे हमने अभी कोनिक लिया था, तो तुम अगर ये x माइनस एल्फा होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इस इलिप्स की बात करोगे तो इस इलिप्स में अभी अल्फा बीटा ए और बी चार कांस्टेंट हैं, तो इसके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 4 आ जाएगा। अब हम देखें तो इस इलिप्स का सेंटर क्या है? सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है। तो अगर हमें सेंटर गिवन होता तो मान लो x कोऑर्डिनेट है 2, तो x कोऑर्डिनेट की वजह से अल्फा फिक्स हो जाएगा, तो एक कांस्टेंट कम हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट की वजह से बीटा फिक्स हो जाएगा, तो दूसरा कांस्टेंट कम हो जाएगा। तो सेंटर ओके सर, टू गॉट इट। इंफॉर्मेशन है, बट क्वेश्चन अगर बोला होता कि ये 2,5 से पास कर रहा है तो फिर ये एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, यस सर। ओके। ग्रुप अभी तो नहीं है बिकॉज अपनी आज फर्स्ट क्लास है, तो मैंने कोई ग्रुप वगैरह अभी बनाया नहीं है, लेकिन एक बार मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगा ग्रुप का जो बनेगा डाउट के लिए। आज के लिए अपने पास कोई होमवर्क भी नहीं है क्योंकि नेक्स्ट क्लास तुम्हारी कल ही है, इसलिए मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। होमवर्क वैसे करना चाहो तो तुम कर सकते हो, जो भी तुम्हारी शीट में ऑर्डर एंड डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन है। बट सिंस अपनी नेक्स्ट क्लास कल ही है तो अपन एक बार कल तक का और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं एक साथ होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, कोई और पॉइंट किसी को पूछना है? आज की क्लास जो है वो समझ तो आई ना या नहीं आई? आई सर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय सर।